1885 से लेकर 1947 तक के इतिहास को संक्षिप्त में आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे और संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में भी चर्चा की जाएगी और एक ही वीडियो में पूरी तरह से आप 1885 से लेकर 1947 तक के इतिहास को जानेंगे। साथ ही हम पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को भी कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए पिछले कुछ वर्षों में उनको कवर करेंगे। तो आज का ये वीडियो हमारा बिना स्किप किए हुए देखें। वीडियो को शुरू करते हैं। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना किस लिए हुई थी? जब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, तो इसकी स्थापना बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने और ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा का कपाट करने के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में की गई। किसने की थी? संस्थापक कौन था भारतीय कांग्रेस का? तो जब कांग्रेस की स्थापना की और संस्थापक की बात की जाती है तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, A.O. ह्यूम स्कॉटलैंड थे, जिन्होंने संस्थापक थे, जो कि इन्होंने स्थापना की थी किसकी? कांग्रेस की। ठीक है, अब बात करते हैं कहाँ की गई इसकी स्थापना। तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की गई। वायसराय लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ये पॉइंट याद रखने हैं, आगे अभी इस पे चर्चा करेंगे। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामांकन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है, फिर बात करते हैं कांग्रेस के प्रथम अध्यक्षों की, कार्यकर्ताओं की। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे तो W.C. बनर्जी थे। ये प्रश्न काफ़ी अच्छे से समझिएगा। दूसरे, कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की वो जॉर्ज यूले थे। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया वो कादम्बिनी गांगुली थीं। प्रथम यूरोपियन महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की वो एनी बेसेंट थी। कौन? एनी बेसेंट। ये पॉइंट आपको याद रखने अच्छे से। जिसने अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया 1896 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी ने स्वयं इसे गाया था। किसने गाया था? रहमतुल्लाह सयानी ने, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से उद्धत है। काहे से? आनंद मठ से। तो ये ऑप्शन आपको याद रखना है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अधिवेशन में पहली बार किसने गाया था? वो आपको याद रखना है 1896 ईस्वी में रहमतुल्लाह सयानी ने इसे गाया था। ठीक है, लिए कहाँ से गया था? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के एक उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। ये आपको याद रखना है और ये सभी पॉइंट, ये 6 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, क्योंकि ये इनसे अधिकतर प्रश्न बनाए जाते हैं। और अभी जब हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे, पिछले कुछ ईयर के प्रश्नों को, तो उसमें भी यही पूछे जाएंगे। फिर बात करते हैं 1905 में बंगाल विभाजन। ये सबसे पहले बंगाल को अलग किया गया था। काहे से? भारत से। उद्देश्य क्या रहा था इसके विभाजन का अगर पूछा जाता है तो उद्देश्य ये था हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ना। वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। लागू कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। अच्छा, बंगाल विभाजन जब 1905 ईस्वी को हुआ तो इसे 2 टुकड़ों में बांटा गया। पहला पश्चिम बंगाल कहलाया, दूसरा पूर्वी बंगाल कहलाया। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, इन तीनों
राज्यों से जो है वर्तमान में संपर्क रखता था उस समय। फिर पूर्वी बंगाल असम, ये जो है पूर्वी बंगाल और असम ये थे, ठीक है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में हिंदू जनसंख्या बहुत ज़्यादा जो थी और वहीं पूर्वी बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, तो इन्हें हिंदू या मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र भी कहा जाता था, ठीक है। यहाँ पे जो एक तस्वीर देख पा रहे हैं, ये आपको जो दिख रही है ये लॉर्ड कर्जन की है, ठीक है। समझते भी रहिए, देखते भी रहिए, साथ में इसे पहचानते भी रहेंगे। और अभी तक अगर आप सभी ने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आगे भी ऐसे ही आप सबको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियोस और पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ हम भेजते रहेंगे, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे हेल्पफुल वीडियोस आपको समय रहते मिलते रहें, ठीक है। तो जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये किसकी है? लॉर्ड कर्जन की। हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ने के लिए क्या किया गया? बंगाल विभाजन, तो ये याद रखेंगे। फिर 1905 में जब बंगाल विभाजन की हम बात करते हैं, जब बंगाल विभाजन हुआ तो क्या किया गया? कुछ तथ्य हैं यहाँ जो जानने चाहिए। 3 दिसंबर 1903 ईस्वी में विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? ब्रिटिश संसद में, ये याद रखना है। फिर 19 जुलाई 1905 ईस्वी में जनता के सामने प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। फिर उसके बाद में 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित हुई। फिर 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध प्रारंभ हुआ और 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया। तो ये है इसके विभाजन की कहानी, जो हमेशा याद रखें। फिर 16 अक्टूबर 1905 से जब विभाजन लागू हो गया, विभाजन के फलस्वरूप बंगाल एवं संपूर्ण देश में रोष एवं विरोध की लहर फैल गई। रोष अर्थात गुस्सा, नाराज़गी, इसकी जो है लहर फैल गई। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ? शोक दिवस के रूप में मनाया गया। पूछा जाता है शोक दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। फिर रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षा बंधन दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। फिर बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सुनार बांग्ला लिखा। यह गीत अब बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी है। अब यहाँ आपको याद रखना है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? अमार सुनार बांग्ला, ठीक है। ये याद रखना है अच्छे से, आपको अच्छे से समझते चलेंगे, क्योंकि अभी पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर भी चर्चा की जाएगी और उन्हें कवर किया जाएगा, ठीक है। और अगले आने वाली 30 तारीख में जो टेस्ट लिया जाएगा वो इसी से संबंधित हो सकता है। फिर बंगाल विभाजन की घोषणा 1906 ईस्वी मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई, इस पर भी चर्चा की जाएगी। बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात क्या हुआ? मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में क्या हुआ? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई, ये याद रखेंगे। फिर इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में की गई। किसने की? आगा खान ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी, ठीक है। कि किसने थी? आगा खान ने। फिर उसके बाद में क्या हुआ? मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आप यहाँ नीचे जो तस्वीर देख रहे हैं, सबसे पहली तस्वीर आगा खान की है, दूसरी ढाका के नवाब सलीमुल्लाह की है और तीसरी जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना की है। तो ये आप जो है समझते भी चलेंगे और इनको जो है देखकर भी थोड़ा समझेंगे तो बहुत ही आसानी से आपके दिमाग में ये सवाल और इनसे छिपे प्रश्न आ सकते हैं और वो हमेशा के लिए आपको याद रह सकते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए
मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में तो ये याद रखेंगे, 1906 ईस्वी में आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिनुल मुल्क के नेतृत्व में की गई। ठीक है, ये याद रखना है। फिर पूछा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना कब शामिल हुए, तो उत्तर क्या होगा, 1913 ईस्वी में मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना शामिल हुए थे। फिर बात करते हैं 1907 में कांग्रेस का विभाजन भी हुआ। तो कांग्रेस के विभाजन का यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या होने वाला है, इसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न मिलने वाले हैं इसी से संबंधित। 1907 ईस्वी में सूरत रास बिहारी घोष कांग्रेस का विभाजन गरम दल नरम दल विभाजन हुआ। पहले उदारवादी अथवा नरमपंथी नेता, फिर क्या किए गए, उनको जो है गरम दल के नेता, इनको जो है अलग अलग विभाजन किया गया। अच्छा, उदारवादी नेता कौन कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज़ शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, आनंद मोहन बसु थे। वहीं गरम दल के नेता कौन कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, विपिन चंद्र पाल थे, अरविंद घोष थे। ठीक है। अच्छा, लाला लाजपत राय जो थे, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या किया जाता था, जो है जैसे बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र, इन तीनों को जो है लाला बाल पाल कहा जाता था। ठीक है, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है लाला बाल पाल किन्हें कहा जाता था, तो उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, इन तीनों को लाल बाल पाल कहा जाता था। ठीक है, देखिए लाल से लाला को, बाल से बाल गंगाधर तिलक को, पाल से विपिन चंद्र पाल को। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा कभी कभी प्रश्न बना लिए जाते हैं। ठीक है, जिससे दिक्कत होने लगती है। फिर 1908 ईस्वी में क्या हुआ, खुदीराम को फांसी। ठीक है, फांसी पर भी जो है थोड़ा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। शहीद खुदीराम बोस को क्या हुआ, भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे, शहीद खुदीराम बोस, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1889 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर ज़िले में हुआ था। अगर प्रश्न आता है इनका जन्म कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1889। फिर मुजफ्फरपुर के जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में भेजा गया था, जिसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है, ये याद रखना है। फिर 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। कितने साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, जिसने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद बना दिया। अब यहाँ पे एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र का शहीद कौन हुआ, तो कौन, आप ये अब जो है अच्छे से समझ चुके हैं। फिर बात करते हैं बंगाल विभाजन रद्द, यानी रद्द कर दिया गया 1913 ईस्वी में गदर पार्टी जो है। 1911 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन रद्द किया गया। 1913 में गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। ठीक है, जो गदर पार्टी के नाम से जाना जाता था। इसका गठन 1913 में हुआ था। मुख्यालय क्या था इसका, सैन फ्रांसिस्को में था। इसकी स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने की थी। किसने की थी, अगर पूछा जाए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1913 में। किसने की, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने। नीचे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ हैं सफ़ेद लिबास में, सफ़ेद कपड़ों में लाला हरदयाल, तो वहीं दूसरी तरफ हैं सोहन सिंह भाकना। आप तस्वीरों के माध्यम से भी समझेंगे, और इनकी जो गदर पार्टी का जो है पहचान थी, जो इनका जो है झंडा था, वो भी आप देख रहे हैं सामने, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध, यहाँ पे जो है आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जो है अब हम राष्ट्रीय आंदोलन के उस इतिहास में जो है आ चुके हैं जहाँ बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी है समझना। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध, 1914 से 1918 ईस्वी तक। फिर 1915 में गांधी जी का भारत आगमन, यानी 1915 में गांधी जी भारत वापस लौटे। 1916 में लखनऊ समझौता जो है 1916
अंबिका चरण मजूमदार और लखनऊ। नरम दल और गरम दल का एकीकरण हुआ और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हुआ। ठीक है, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता हुआ। फिर होम रूल लीग आंदोलन की बात कर लेते हैं 1916 ईस्वी में, जिसमें यह प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी जो आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित थी। इस आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना था। एनी बेसेंट, मद्रास होम रूल लीग की स्थापना, बाल गंगाधर, पुणे होम रूल लीग की स्थापना, यानी जो है मद्रास होम रूल की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने। आप उनकी तस्वीर भी देख पा रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने क्या किया? पुणे होम रूल लीग की स्थापना की, आप उनकी भी तस्वीर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो तस्वीर के माध्यम से जब हम समझेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रश्न यहीं से और इसी राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक के इतिहास से उठा लिए जाते हैं। तो इसे आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने। और पुणे होम रूल लीग की किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए अपने दोस्तों में और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लगता है वीडियो, और थोड़ा जो है हो सके तो शेयर भी किया करिए जिससे लोगों की हेल्प हो सके। इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अभी कुछ ही देर में आगे हम पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को भी कवर करेंगे, उन पे भी चर्चा करेंगे। और अगर आप अच्छे से वीडियो समझ रहे हैं तो अभी जो प्रश्न आएंगे वो आप पढ़ते ही उनका उत्तर समझ जाएंगे कि उनका सही उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने प्रश्न बन सकते हैं? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक पर दो प्रश्न बन सकते हैं। मद्रास होम रूल की स्थापना किसने की? दूसरा प्रश्न हो सकता है पुणे होम रूल की लीग की स्थापना किसने की? ठीक है, फिर होम रूल लीग का आंदोलन, इसके बारे में पूछा जा सकता है किससे प्रेरित था। ठीक है, तो वो भी आप समझ सकते हैं। फिर बात करते हैं चंपारण आंदोलन की। यह आंदोलन काफ़ी प्रचलित रहा। चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था, वे गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताया और वह वहाँ की 3 कठिया प्रणाली के बारे में गांधी जी को जानकारी दी और गांधी जी से चंपारण चलने को कहा। ठीक है, ये अच्छे से समझते रहिए। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसान से यह करार करा लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20 में हिस्से पर नील की खेती करेंगे। यानी अगर 20 एकड़ ज़मीन है तो उसमें 3 एकड़ नील की खेती अवश्य करेंगे। यह उनसे करा लिया गया था। इसी को 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। ठीक है, अगर पूछा जाए 3 कठिया प्रणाली किसे कहा जाता था तो अब तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में इस सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई और उसके बाद से उन्हें महात्मा गांधी के नाम से बुलाया जाने लगा। ठीक है, अब तो ये भी समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले उन्हें किस आंदोलन में महात्मा की उपाधि दी गई। तो याद रखेंगे, चंपारण आंदोलन में सबसे पहले महात्मा की उपाधि दी गई और तब से लेकर उन्हें महात्मा गांधी कहकर बुलाया जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कई प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं। 1917 में चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता जिनका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ल था। किस प्रणाली के लिए मिले थे गांधी जी से? 3 कठिया प्रणाली के लिए। 3 कठिया प्रणाली ये याद रखना है। फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये कब हुआ? 1918 ईस्वी में मिलों में काम करने वाले, कारखानों में काम करने वाले मजदूरों ने भी आंदोलन कर दिया। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी क्या हुए? अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या को भी समझा। यहाँ का विवाद प्लेग एक बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मजदूरों ने इसका विरोध किया तथा गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। यहाँ पे समझते रहिए किस लिए विवाद हुआ था, किस लिए आंदोलन हुआ था।
जो है एक बोनस को ख़त्म कर रही थी, मिल और फैक्ट्रियाँ, जो मज़दूरों का बोनस हुआ करता था, जिसके चलते मज़दूरों ने जो है गांधी जी से मुलाकात की और आंदोलन करने पे उतर आए। उसके बाद खेड़ा आंदोलन, ठीक है, ये सभी राष्ट्रीय आंदोलन हैं जिनकी चर्चा की जा रही है। उसके बाद खेड़ा आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ। इसके बाद उसी वर्ष 1918 में ही गांधी जी खेड़ा गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध अंग्रेज़ों के यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे करों की वसूली की जा रही थी। गांधी जी ने किसानों को लगान ना देने के लिए कहा। इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि लगान माफ़ कर देना चाहिए। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्य को लेकर वे भारत में भी काफ़ी चर्चित थे और इन आंदोलनों में भी सफलता पाते हुए वे भारत में बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे थे। ठीक है, यानी कि जो किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध जब ये पहुंचते हैं, कहाँ पहुंचते हैं? खेड़ा, जो गुजरात में है। ठीक है, वहाँ किस लिए पहुँचे थे? क्योंकि फसलें जब नष्ट हो जाया करती थी तब भी क्या करती थी ब्रिटिश शासन, उनकी फसलें होने या ना होने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था किसानों से, बल्कि वो अपने जो है करों को वसूलते चल जा रहे थे, जिसके चलते उन्हें जाना पड़ा। फिर रॉलेट एक्ट भी काफ़ी प्रचलित था। इसके बारे में बात करेंगे। जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया था तो उसके बाद ही 1919 में अंग्रेज़ों द्वारा रॉलेट एक्ट को भारत में लाया गया था। ठीक है, 1919, ये याद रखेंगे। परंतु उस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, जैसा गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे, क्योंकि जैसे हमने ऊपर चर्चा की थी, गांधी जी भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की मदद के लिए अंग्रेज़ी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दे रहे थे। कौन दे रहा था अंग्रेज़ी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन? स्वयं महात्मा गांधी जी, ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। विश्व युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन अंग्रेज़ों ने भारत के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया और उनका जो अपना था वो उन्होंने जो है हल निकाल लिया। तो उन्हें कदम उठाने की ज़रूरत ही क्या थी? बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून जो है उन्होंने लागू रखा। किसने? ब्रिटिश शासन ने। अत्याचार पे अत्याचार करते रहे। कहीं किसानों को जो है सताया गया, कहीं जो है जवानों को सताया गया, कहीं मिल और फैक्ट्रीज़ में मज़दूरों को सताया गया। और विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद यह जो है अत्याचार और ज़्यादा बढ़ने लगा, चरम सीमा की तरफ यहीं से जो है रुख कर लेता है। राष्ट्रीय आंदोलन भी यहीं से जो है उभर कर सामने आते हैं और जो है यहीं से ब्रिटिश शासन जो है वो जो है हिलने लगता है। अब इसके साथ साथ इसके आगे भी देख लेते हैं। फिर अभी चर्चा करेंगे हम पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की। फिर जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में ही पंजाब के दो लोकप्रिय नेता, जिसमें डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश तेज हो गया। कई जगह हिंसाएं हुई और जनता जो है सड़कों पर उतर आई। अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को शाम 5 बजे जलियांवाला बाग में विशाल सभा में रॉलेट एक्ट, डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल रहा था। तभी क्या हुआ? सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रोगिनाल्ड डायर ने फौज द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस घटनाकांड में लगभग 1500 भारतवासी मारे गए थे, शहीद हो गए थे। वैसे सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए लोगों की संख्या सिर्फ 379 है, लेकिन हकीकत में 1500 लोग मारे गए थे और घायलों की संख्या 1200 बताई गई है। ठीक है, तो ये हमें जो है ध्यान रखना है। कितने लोग मारे गए थे? 1500 लोग। लेकिन सरकारी यानी ब्रिटिश शासन के आंकड़ों के मुताबिक कितने लोग मारे गए थे? 379 लोग। और घायल कितने हुए थे? 1200 लोग। अमृतसर में जो है जलियांवाला बाग जो है कांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ठीक है, ये याद रखना है। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, तस्वीरों के माध्यम से भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और साथ ही पढ़ाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। और जो है अभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए
प्रश्नों पर भी चर्चा की जाएगी, उन्हें कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक समझना है। फिर उसके बाद में अगला जो आंदोलन आया वो खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना गया, जो 1919 से 1922 तक चलता रहा। उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुस्लिमों का धार्मिक गुरु माना जाता था। कहाँ के खलीफा को? तुर्की के खलीफा को। और उनके ऊपर अंग्रेज़ों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था, और अंग्रेज़ों के उनके साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुस्लिमों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था। पूछा जाता है खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था, किस समुदाय के लोगों ने शुरू किया था? तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शुरू किया था। गांधी जी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया था, क्योंकि वे मुस्लिमों को भी भारत के अंग्रेज़ों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। प्रारंभ में इस आंदोलन के नेतृत्व अली बंधुओं यानी शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा किया जा रहा था, परंतु बाद में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को दे दिया गया था। ठीक है, यहाँ शौकत अली और मोहम्मद अली, ये वही मोहम्मद अली जिन्ना की बात की जा रही है, ये अच्छे से समझते रहेंगे। ठीक है, पहले तो जो है खिलाफत आंदोलन की बागडोर किसके पास रही? शौकत अली और मोहम्मद अली के पास रही। लेकिन उसके बाद जो है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन करने लगा? स्वयं महात्मा गांधी जी को जो है दे दिया गया, और वो स्वयं जो है देखने लगे। फिर बात करते हैं अगला जो आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ। इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी गई थी, और यह गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन में से एक था। यानी सबसे बड़े आंदोलन में जब चर्चा की जाएगी तो इन सब घटनाओं को देखते हुए असहयोग आंदोलन जो 1920 ईस्वी में हुआ, यह भारत के सबसे बड़े आंदोलन में से एक था। यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों का त्याग करना था, सरकारी शिक्षण संस्थानों, सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चुनावों का बहिष्कार करना था, और अंततः करों का भुगतान करने से इनकार करना था। यानी कि इस आंदोलन में जो है कुल मिलाकर ब्रिटिश शासन से मिल रहे सभी सेवाओं को जो है ठुकराना था, और कर जो है देने से मना करना था। गांधी जी ने भी अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। ठीक है, कब त्यागी थी? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी के समय गांधी जी ने जो है अपनी केसरे हिंद की उपाधि भी त्याग दी थी, सिर्फ इसलिए कि असहयोग आंदोलन जो है अपने जो है कार्य, जिस सोच के साथ जो है यह आंदोलन शुरू किया गया, वह जो है खरा उतर सके। इसलिए जो है उन्होंने क्या किया, अपनी केसरे हिंद की उपाधि को भी त्याग दिया। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा जो है समझने की ज़रूरत है। और फिर क्या हुआ? चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर ज़िले में चौरी चौरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए, जिसे चौरी चौरा कांड का नाम दिया गया था। कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे? 22। इस घटना के बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देख इसको समाप्त करने का जो है निर्णय लिया, परंतु इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने की थी। जैसे सुभाष चंद्र बोस जो है इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा गया था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। इसके साथ कई नेता जैसे चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि ने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना की थी। यानी कि वो जो है इन नेताओं के मन से था कि यह चौरी चौरा कांड के समय भी असहयोग आंदोलन पूरी तरह चलता रहे, परंतु गांधी जी ने क्या किया, इस फैसले पर अपने डटे रहे, और बाद में सबने इस फैसले को स्वीकार किया। और 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के बाद क्या किया गया, असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया, जिसमें जो है चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 में। ठीक है, इसके बाद कुछ नेता थे जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहा करते थे। ऐसे में चित्तरंजन दास जो और मोतीलाल नेहरू जो थे, वो गांधी जी के विचारों के साथ सहमत नहीं रहा करते थे। उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना करने का निर्णय ले लिया।
ठीक है, किसने लिया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, इस क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। अगर प्रश्न आता है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो उत्तर क्या होगा? 1923 ईस्वी में। अगर प्रश्न आया किसने की, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल ने। जी हाँ, ये वही हैं मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता। 1924 ईस्वी में बेलगांव महात्मा गांधी कांग्रेस का 40वां अधिवेशन और एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि गांधी जी कितने अधिवेशन में जो है भाग लेने पहुंचे, तो लिखेंगे एक अधिवेशन में। कौन से? 40वें। साइमन कमीशन 1928 में जब बिठाया गया, इस पर चर्चा करेंगे। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा। यहाँ इसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ और जब कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहाँ काले झंडों और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों के साथ विरोध किया गया। ठीक है, साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, पर पुलिस के लाठीचार्ज के कारण ही कुछ दिनों के बाद लाला जी की मृत्यु हो गई। लाला जी की मृत्यु 1928 ईस्वी में ही हुई थी, ये आपको याद रखना है। कारण क्या रहा था कि लाठी चार्ज पुलिस के द्वारा किया गया, उसमें जो है इन्हें काफ़ी चोटें पहुंची थी। फिर 1929 ईस्वी में लाहौर जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग। डांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला। डांडी मार्च कहा गया इसे। यह डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और यह डांडी मार्च गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक गुजरात तक चलाया गया। इसे डांडी मार्च क्यों कहा गया? क्योंकि डांडी तक चलाया गया और मार्च के महीने में चलाया गया, इसीलिए इसे क्या कहा गया? डांडी मार्च। ये अच्छे से समझिएगा। इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कुल 78 सहयोगियों ने भाग लिया था और इसकी दूरी 241 मील की थी। कितनी दूरी थी? 241 मील की। अगर पूछा जाए डांडी मार्च की दूरी कितनी थी, तो 241 मील की थी। पूछा जाए कितने सहयोगियों ने भाग लिया, तो 78 सहयोगियों ने भाग लिया। पूछा जाए कहाँ से कहाँ तक, तो साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक। ठीक है, यानी गुजरात तक चलाया गया। ये आपको याद रखना है। इसकी अवधि पूछी जाए तो 12 मार्च 1930 ईस्वी से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। ठीक है, कुछ ही दिन चला था। फिर उसके बाद में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ। ठीक है, जब हम गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो जो है बहुत अच्छे से यहाँ समझना है आपको। यहाँ पर बात करेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन की। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 ईस्वी से लेकर 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक चला। यह सम्मेलन कहाँ चला? तो सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित हुआ था। उस समय ब्रिटिश सम्राट कौन था? जॉर्ज पंचम था। ब्रिटिश सम्राट का प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें ब्रिटिश राजनीतिक दलों के 16 प्रतिनिधि थे और देसी रियासतों के 16 प्रतिनिधि थे। ब्रिटिश भारत के 57 राजनीतिक नेता शामिल थे। कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि प्रथम गोलमेज में उपस्थित नहीं हुआ था। ये याद रखना है आपको। यहाँ पे जो नीले और लाल कलर से जो शब्द रंगे गए हैं, इन पे आपको ध्यान रखना है। ये बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। इसी से भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और उन्हें कवर करेंगे। ठीक है, कहानी के माध्यम से बहुत ही आसानी से आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और ये कई कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला ये वीडियो साबित होगा। और बहुत ही ज़्यादा प्रश्न UPPCS में भी पूछे जाते हैं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इस सम्मेलन में कितने लोग भाग लिए थे? 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये आपको याद रखना है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय सम्राट कौन था? जॉर्ज पंचम था। प्रधानमंत्री कौन था?
रैमजे मैकडोनाल्ड था। गवर्नर कौन था? लॉर्ड इरविन था। हुआ कब था प्रथम गोलमेज सम्मेलन? तो 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक। ये आपको याद रखना है। फिर इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते चलेंगे, लेकिन इसी के साथ आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ आपको समय रहते मिलते रहें। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो कम से कम अपने 1-2 साथियों को, 1-2 दोस्तों को, मित्रों को शेयर करें, ठीक है। देखिए, शेयर करने से आपका कुछ नहीं जानने वाला है, शेयर करें जिससे कि उन्हें भी हेल्प मिल सके। फिर बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन की। देखिए, यहाँ बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा जो है सभी गोलमेज सम्मेलन नहीं, लेकिन जिनसे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं उन गोलमेज सम्मेलन की हम बात करेंगे, जिससे कि आपको जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चंस जो हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके बारे में अच्छे से जानकारी हो सके, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, तो ये हुआ कब था? 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गया। हुआ कहाँ? स्थान क्या था? लंदन में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ और लंदन में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ। ब्रिटिश शासन प्रथम गोलमेज के समय भी सम्राट जो है जॉर्ज पंचम ही थे, प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ही थे, तो ये सेम है, बस लॉर्ड वेलिंगटन बदले हैं, आए हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधि की तरफ से कौन गया था? महात्मा गांधी गए थे। महिला प्रतिनिधि बनकर सरोजनी नायडू, बेगम जहां आरा और शाहनवाज पहुंची थी। राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि बनकर मदन मोहन मालवीय पहुंचे थे। दलित वर्ग के प्रतिनिधि बनकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहुंचे थे। मुसलमानों के प्रतिनिधि बनकर आगा खान, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना पहुंचे थे, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि कौन कौन जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचा और जो है किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुँचे, ठीक है। जैसे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी कर रहे थे, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं पहुँचे थे, मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आगा खान, मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली पहुँचे थे। वहीं महिला प्रतिनिधि का जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए सरोजनी नायडू, बेगम जहां आरा और शाहनवाज पहुँचे थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो लाल और नीले रंग से शब्दों को रंगा गया है, बस इन पे फोकस करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए, क्योंकि इन्हीं से संबंधित प्रश्न बनाए जाते हैं और पूछे जाते हैं, और बड़े बड़े जो है परीक्षाओं में भी इन्हीं से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। इन्हीं को जो है बहुत ज़्यादा जो है याद करना है, लर्न करना है, और बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छे से ये वीडियो समझ रहे हैं तो 1 से 2 बार में आपको ये सब याद हो जाएगा। अगर एक बार में नहीं याद हो रहा है तो आप वीडियो को एक बार रिपीट करिए। इसी के साथ ही आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर इसके आगे चर्चा करेंगे। अभी इसके आगे जो है आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्न भी देखेंगे। फिर उसके बाद में पूना पैक्ट की बात करेंगे। पूना पैक्ट की बात करें तो इससे संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न उठाए जाते हैं। यहीं से जो है आमना सामना होता है किसका? गांधी जी का और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी। गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने से बहुत दुखी हुए और उन्होंने क्या किया? 20 सितंबर 1932 से पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। फिर मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से पूना में गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ। समझौता क्या हुआ था? वो ये था कि समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया जाए। प्रांतों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी, लेकिन जो है समझौते के साथ जो है जो था वो ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि आमरण अनशन किया और बहुत ज़्यादा खिलाफत हुई। लेकिन इन समझौते पर क्या हुआ था? इस समझौते पर गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के हस्ताक्षर भी हुए थे, ठीक है। तब जाकर जो है 71 सीटें बढ़ाकर 147 हुई थी। ये आपको याद रखना है। फिर तीसरे गोलमेज सम्मेलन की हम बात कर लेते हैं। तीसरे गोलमेज सम्मेलन की जब हम बात करते हैं तो 17 नवंबर 1932 ईस्वी से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कुछ प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। किसने नहीं लिया था? तो इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने भाग नहीं लिया था और मोहम्मद अली जिन्ना को भी आमंत्रित नहीं किया गया था।
और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भी ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे और वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे। तो यहाँ पे भी कोई ख़ास बदलाव नहीं हुआ है, तीनों जो है वही अधिकारी हैं ब्रिटिश शासन के। लेकिन यहाँ पे बदलाव बस इतना हुआ है कि इसमें जो है कुछ लोगों ने भाग नहीं लिया, जैसे कांग्रेस की तरफ से कोई भाग लेने नहीं गया और इंग्लैंड की लेबर पार्टी की तरफ से भी कोई प्रतिनिधित्व करने नहीं गया और मोहम्मद अली जिन्ना को आमंत्रित नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में पारित किया गया और 1937 में लागू कर दिया गया था। क्या? भारत सरकार अधिनियम। यह लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित हुआ करता था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला। यहाँ पे जो है बहुत कुछ जो है अंग्रेजी शासनों ने चालें चली, वो भी समझेंगे। फिर 1940 में मुस्लिम लीग ने 1940 में एक अलग देश की मांग की थी, पाकिस्तान की मांग की थी। ठीक है, कब? 1940 में। फिर 1942 क्रिप्स मिशन, यह एक मिशन था, अंग्रेजी चाल थी, सोची समझी। इसके तहत क्रिप्स मिशन के तहत 1942 में भारत आया। फिर स्टेफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री था। क्रिप्स मिशन 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक भारत आया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ ये था, द्वितीय विश्व युद्ध जो हो रहा था, जो प्रारंभ होने को था, उसमें जो है ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करना था। यानी कि जो है भारतीय लोगों को अपना सहयोगी बनाना चाह रहा था, अर्थात भारतीय लोगों को अंग्रेज़ी सेना में और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए क्रिप्स मिशन भारत आया था। लेकिन उसकी यह चाल कामयाब ना हुई, जिसके चलते क्रिप्स मिशन से कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा सके। क्रिप्स मिशन 1942, ये आपको याद रखना है अच्छे से। फिर इसी के साथ वीडियो आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि स्किप कर देंगे तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर भी अभी चर्चा की जाएगी, उन प्रश्नों को भी कवर किया जाएगा। और बहुत ज़्यादा नहीं, 10 मिनट की बात है, 10 से 5 मिनट और चल सकता है वीडियो, बहुत ज़्यादा देर नहीं। बस अभी हम अपने पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर ही सीधे लेकर चलेंगे। बस एक पॉइंट और रह गया है, वो आप देख लें। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन जारी हुआ। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगर पूछा जाए कि अगस्त क्रांति किस आंदोलन को कहा जाता है, तो आप उत्तर में लिखेंगे बेझिझक भारत छोड़ो आंदोलन को। ठीक है, इसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया। अच्छा, ऑपरेशन 0 आवर था क्या, ये भी समझ लीजिए। ऑपरेशन 0 आवर के ही तहत अंग्रेज़ों द्वारा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और रखा कहाँ गया? आगा खां के पैलेस में कैद कर दिया गया था। और अंग्रेज की ओर से पूरी कोशिश आंदोलन को दबाने की हो रही थी। किस आंदोलन को? भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने की कोशिश चल रही थी। परंतु इस आंदोलन के दूसरी पंक्ति के नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों से यह आंदोलन जारी रखा। इसके साथ साथ लोगों ने इस आंदोलन में खूब सहयोग किया और यह आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में से एक बना। यह आंदोलन बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्रता के लिए योगदान देता रहा। फिर 1945 में शिमला सम्मेलन 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। शिमला सम्मेलन क्या था, ये अभी समझ में आ जाएगा, बस समझते रहिए। यह भारत शिमला में वायसराय लॉर्ड डेविल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बैठक थी। ठीक है, जिसे शिमला नाम दे दिया क्योंकि यह शिमला में ही बैठक थी। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं, यह वेवेल योजना के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। सम्मेलन 24 जून 1945 को शिमला में शुरू हुआ और 14 जुलाई 1945 तक चला। शिमला सम्मेलन विफल साबित हुआ। जिस आयोजन के तहत शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था, वह उनका आयोजन सफल नहीं हुआ। शिमला सम्मेलन हुआ कब? 1945 ईस्वी में। हुआ कहाँ? शिमला सम्मेलन शिमला में ही आयोजित किया गया, ये याद रखेंगे। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन बिठाया गया। कैबिनेट मिशन में क्या हुआ?
3 उद्देश्य थे कैबिनेट मिशन के, जो बहुत ही बड़े उद्देश्य रहे। भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ समझौते पर पहुंचना और एक संविधान बनाने वाली संस्था भारत की संविधान सभा तैयार करना। ठीक है, इसी के साथ हम सीधे लेकर चलते हैं 1947 की तरफ। 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया और लगभग 2 महीने की वार्ता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन अनिवार्य है, यानी भारत को 2 टुकड़ों में होना अनिवार्य है। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान को 2 अलग देश बना दिए गए। भारत और उसी के साथ पाकिस्तान को 2 टुकड़े में विभाजन किया गया। भारत पाक को, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान कहलाया, और यही पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान काल में बांग्लादेश भी कहलाता है, ये ना भूलें, क्योंकि जब पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच आपसी मनमुटाव हुआ और गृह युद्ध हुए इनके बीच में, तब जाकर जो है पूर्वी पाकिस्तान ने अपने आप को बांग्लादेश घोषित किया था। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है कि 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां और आखिरी जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन था, जो भारत आया था। पूछा जाए आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, तो उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्न। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? ऑप्शन है तिनकठिया, रैयतवाड़ी, झूम कृषि, नीलकारी। देखिए मैंने पहले ही पढ़ाया था, तिनकठिया पद्धति बोला जाता था। फिर बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो 1911 ईस्वी में इसे रद्द कर दिया गया था। और 1911 ईस्वी में जब रद्द किया गया था तो उस समय जॉर्ज पंचम भारत आया हुआ था, और इसी के लिए जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन अधिनायक यानी भारत का जो राष्ट्रगान है उसे सर्वप्रथम पहली बार गाया था 1911 में ही। फिर निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी का सह संस्थापक था? तो देखिए मैंने पढ़ाया है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जो है पार्टी शुरू की थी। फिर निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी नीचे दिए गए जो आंदोलन या संधि हैं वो कब हुए, मतलब पहले कौन हुआ, दूसरे नंबर पे कौन हुआ, तीसरे नंबर पे, ये आपको रखना है। तो देखिए पहले नंबर पे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। क्या हुआ? जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर दूसरे नंबर पे क्या हुआ? दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा गांधी इरविन समझौता हुआ। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? तीसरे नंबर पे आपकी पूना संधि हो जाएगी। और चौथे नंबर पे मैंने अभी 2 मिनट पहले पढ़ाया था क्रिप्स मिशन, जो सबसे बाद में हुआ। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? देखिए खिलाफत आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको हमने बहुत ही अच्छे से समझाया। ऑप्शन है ए 1922, बी 1923, सी 1919, जो कि राइट ऑप्शन है। 1919 बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया? तो इसमें ऑप्शन है आपका लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन, बॉम्बे। लेकिन सही कौन सा है? पहला वाला, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन जो है पूर्ण स्वतंत्रता लक्ष्य घोषित किया गया था। फिर भारत छोड़ो आंदोलन को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अगस्त आंदोलन, हमने अभी पढ़ाया था। सत्याग्रह नहीं, खिलाफत नहीं, खेड़ा नहीं, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। मुस्लिम लीग के ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया था? राजस्थान पुलिस में 2020 में पूछा गया। 1947 लाहौर में, 40 लाहौर में। ऑप्शन राइट है, 1940 में लाहौर में प्रस्ताव रखा गया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? ये भी हमने पढ़ाया है। 1915 में, 1917 में, या 16 में, या 18 में। तो ऑप्शन है आपका सही जवाब है 1915। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा। अभी हमने पढ़ाया था इसी वीडियो में। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो एक बार पीछे जाकर फिर से देख सकते हैं। सही जवाब गोरखपुर होगा, ये याद रखें। अगला है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? हमने अभी पढ़ाया था लॉर्ड विलिंगटन। कौन था? लॉर्ड विलिंगटन या फिर लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, यहाँ पे जो है आखिरी था लॉर्ड लिनलिथगो। पहले इरविन था, फिर विलिंगटन हुआ और आखिरी कौन था?
लिन लिथिको। फिर है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने, तो सिर्फ एक बार बने हैं, सिर्फ एक बार ही वो गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेने के साथ हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखे और प्रश्न कवर भी किए, उनके उत्तर भी समझे। और अगर ये वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि हमारे हेल्पफुल वीडियोस आपको समय रहते मिलते रहें। आप देख रहे हैं योर स्टडी क्लासेस, आपका यूट्यूब चैनल।